अभी आप देख रहे हैं ये जो है ये ईरान है लेफ़्ट साइड पे। और मैंने अपनी बाइक को अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम माउंट अरारत। आज सुबह मैं उठा हूँ 5:40 पे, जबकि मैंने उठना था 5 बजे के। सनराइज़ होता है 5:30 बजे, तो मैंने कहा था कि आधा घंटा पहले उठो, फोटोग्राफी वगैरह करो, लेकिन सोए ही रह गया। इवन कि रात को मैं 9 साढ़े 9 बजे सो गया हूँ और इतनी देर अच्छी नींद आई है। मैं 9 बजे से लेके सिर्फ रात को एक टाइम मैं उठा था जब मुझे सर्दी लगना शुरू हुई थी, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ अपने साथ एक चादर रखी थी। रात को सर्दी लगी तो मैंने अपना स्लीपिंग बैग निकाल के उसमें फिर सो गया। आज हमारे ट्रिप का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जिसे कहते हैं ना वो ग्राउंड ब्रेकिंग डे है, जो भी आप इसे कह लें, क्योंकि आज अगर हमें ईरान इंटर होने देता है तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है पहुँच सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ईरान इंटर नहीं होने देता तो मुझे वापस इस्तांबुल जाना पड़ेगा। यहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर तक या यहाँ से इस्तांबुल तक ऑलमोस्ट सिमिलर किलोमीटर है, तो मेरा पेट्रोल बेंजीन टाइम जो है वो सेम लगेगा। लेकिन फिर मुझे इस्तांबुल से बाय एयर जाना पड़ेगा, कोई ना कोई फ़्लाइट ढूंढनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, और वो बहुत एक्सपेंसिव है। जितना ख़र्चा मैंने यहाँ तक आने में किया है वो उससे 3x हो जाएगा, और फिर फ़्लाइट पे जाने का मज़ा नहीं है यार। अब आए हैं तो अगला भी बंदा सफ़र कर ले तो अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं, और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि इस टाइम में यहाँ तक पहुँचना भी इतने आसान नहीं है। हर रोज़ कोई ना कोई नया एडवेंचर हो रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जब आप लोग व्लॉग देख रहे हैं तो बस दुआएं करते रहें, क्या पता वो दुआ जो है वो अभी आपकी कबूल हो जाए और आज मुझे ईरान वाले इंटर होने दें। तो अभी मज़ीद टाइम वेस्ट किए उठते हैं, अपना सामान वगैरह पैक करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे दुबियाज़िद जो सिटी बिल्कुल साथ है मेरे, जहाँ पर मैंने कल प्लान बनाया था कि उसके पास एक कैसल है और उस कैसल का नाम है साक पाशा। तो हम लोग वहाँ जाएंगे। उस कैसल के बाद इंशाल्लाह ईरान के बॉर्डर की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ से तकरीबन 40 मिनट की राइड है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं अभी चेक करता हूँ किलोमीटर वाइज कितने, और फिर आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। लेकिन अभी उठते हैं, सामान पैक करते हैं अपना। जज हुण जाऊँ ईरान, दुआ कर वड़न दे हुण। अल्लाह कर सीधा वड़ा दे मन इंशाल्लाह। फाइनली मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। सामान वगैरह जितना कुछ लगाना था वो मैंने लगा दिया है, और अभी मैंने घर भी बात की। मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा दुआ करें कि जाने दे, आज तक दुआओं पे काम है, क्योंकि मुझे नहीं पता लिटरली कि बॉर्डर खुला है कि नहीं। सिर्फ मुझे उन्होंने त्राबसन में बताया था कि आप वहाँ जाके ट्राई कर लें, हो सकता है आपको इंटर होने दें या एटलीस्ट ट्रांजिट करने दें। तो उम्मीद करते हैं कि जाने दें, और अभी निकलते हैं। शहर में जाके नाश्ता करेंगे और साथ में आपको कैसल दिखाएंगे, और उसके बाद बॉर्डर की तरफ। या अल्लाह आज का दिन खैर खैरियत से गुजारे और बहुत अच्छा गुजारना, ईरान इंटर हो जाएं और फिर इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान ज़्यादा दूर नहीं होगा। अभी सुबह सुबह मुझे गांव वाला कोई नहीं नज़र आए। कल तो वो कह रहा था मैं चाय लेके आ रहा हूँ, वो आया नहीं बाद में मैं उसकी चाय का इंतज़ार करता रहा। लेकिन यार बहुत अच्छे लोग थे, कह रहे थे कि आज जो साथ चलो। शायद वो ये कह रहा होगा कि साथ चलो। सिमिलर टाइप के लोग थे जैसे हमारे गांव में होते हैं कि आप उनसे कुछ भी पूछो तो ओवर द टॉप आपको जाके ना हेल्प करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो रिमोट छोटे विलेजेस हैं। मेरे ख्याल में हम लोग कल इधर से आए थे। देखना ये कि हमने वो मेन रोड पे लगना है ना आगे। और ये लास्ट सिटी है ईरान के बॉर्डर के साथ, जो है ना नेक्स्ट इसके साथ ईरान का बॉर्डर लगता है। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलने से पहले कुछ पैसे वगैरह भी निकलवा लूँ ATM से,
और मोस्टली अगर मुझे डॉलर मिल जाए यहाँ से तो वो फिट रहेगा। वैसे तो यहाँ पे जितनी ATMs उनके ऊपर यूरो और डॉलर के साइन बने होते हैं, तो मतलब हो सकता है कि आप वहाँ से निकलवा सकते हो। तो भी जाके कोशिश करेंगे, क्योंकि ईरान में क्रेडिट कार्ड नहीं चलता, तो इसलिए जितने ज़रूरी हों उतने ले कर चलता हूँ। 200-300 यूरो निकलवा लेता हूँ। बाकी ये है कि अगर कुछ चाहिए होगा तो बंदा ऑनलाइन वेस्टर्न यूनियन किसी इस तरह की सर्विस वगैरह से भी निकलवा सकता है, क्योंकि मेरा बहुत लंबा प्लान तो है नहीं ईरान में रुकने का, और अगर लंबा बना तो उसका कोई ना कोई हल तो इंशाल्लाह होगा। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कैश अपने पास ना हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कैश गुम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो बड़ा धचका लग जाता है आपके ट्रिप को। छोटा मोटा भी इस तरह का सीन हो जाए ना। तो फर्स्ट साइन पोस्ट मुझे नज़र आया ईरान का। लेफ़्ट साइड पे ईरान है और सामने सिटी सेंटर और इसहाक पाशा सराय कैसल। अभी हम पहले उधर की तरफ चलते हैं। अभी मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ ATM और मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रही, और जब नहीं ना चाहिए हो तो तब जगह जगह पे ATM नज़र आती है। तो मैं सोच रहा हूँ किसी से पूछ लूँ, क्योंकि मैं पिछले 10 मिनट से यहाँ पे घूम रहा हूँ। इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बैंक ATM तस्वीर दिखाता है इनका। बैंक Banka. या Hangi banka? Merkezde söyle, merkezden orada söyle, merkez. मरकज़। ओके Merkez nerede? Orada. ओके, तशक्कुर। आज मैं सुबह उठ गया हूँ तो ये लोग जी ना, इन्होंने देर करानी है मुझे। नॉर्मली मैं खुद ही लेट स्टार्ट करता हूँ, और उसकी एक रीज़न भी यही है कि अक्सर जब भी मैं निकलता हूँ कुछ खुले नहीं होता, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ब्रेकफास्ट है वो भी यहाँ पे 9 बजे के बाद शुरू होते हैं। होटल में भी 9 बजे के बाद अगर स्टे किया तो 9 बजे से पहले तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये देखने के मरकज़ किधर है। ये मरकज़ टैक्सी तो नज़र आ गई ये आ गया आके भी बैंक। अस्सलाम वालेकुम। पैसे तो मैंने निकलवा लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे कोई ऐसा बैंक नहीं मिला जहाँ से मैं डॉलर या यूरो निकलवा सकता। तो अभी तुर्किश लीरा निकलवाए हैं, उनको फिर बाद में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ये जो सिटी सेंटर है मेन इनका, ये आ गया जी कैसल, इसहाक पाशा कैसल। इस सिटी की जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो ये कैसल है। और ऑफ कोर्स उसके साथ साथ अगर किसी ने ट्रैकिंग या क्लाइंबिंग के लिए जाना हो माउंट अरारत पे, तो वो भी यहाँ से स्टार्ट होती है। किसी दिन आएंगे, किसी दिन दोबारा यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आएंगे। अभी तो ट्रैकिंग क्या क्लाइंबिंग के लिए आएंगे माउंट अरारत। कैसल का रास्ता किधर से, ऊपर से जाता है। अब मुझे ये डर लग रहा है कि ये ना कैसल बंद ना हो, 9 बजे खोलें 10 बजे खोलें, अल्लाह जानता है। हम लोग पहुंच गए हैं। ये क्लोज है अभी गूगल से चेक करते हैं कि इसका कितना टाइम है, कब खुलता है। कैसल अभी ओपन नहीं हुआ और यहाँ पे कोई बंदा नहीं कि जिससे बंदा पूछ सके कि किस टाइम ओपन होगा। तो मैं ये सोच रहा था, मुझे सामने ऊपर ना कोई रेस्टोरेंट वगैरह नज़र आए हैं, तो अभी बाइक लेके वहाँ चलते हैं, कुछ खाना खुना खाते हैं और उतनी देर में हो सकता है खुल जाए। अभी तकरीबन 8:30 हुए, मोस्ट प्रोबेबली जो है 9 बजे के करीब जो है इसको ओपन हो जाना चाहिए। तो वेट करते हैं, क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिप अधूरा रह जाएगा। मैं बड़ी मेहनत करके यहाँ पर आया हूँ, तो इसको देख के इंशाल्लाह जाएंगे। ये सामने एक बड़ी खूबसूरत सी मॉस्क नज़र आ रही है मुझे, और बिल्कुल ऊपर जहाँ पे मेरी उंगली की जा रही होगी वहाँ पे हैं रेस्टोरेंट्स।
एटलीस्ट मुझे वहाँ से धुएं की आया था तो लग रहा था कि जैसे कोई वहाँ पे कोई खाने पीने का सीन चल रहा है। तो जाके देखते हैं लोकल्स के घर हैं या कोई रेस्टोरेंट बनाया उन्होंने। ये एक नज़र आया हमें। इसहाक पाशा कैसल ऑटोमन एम्पायर का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत कैसल है इस रीजन में, ईस्टर्न तुर्की में। इसको बनने में लगे थे 100 साल। एक्चुअली इसकी बुनियादें रखी गई थी 1685 में और जाके ये खुला था 1785 में। और जिस सुल्तान ने इसको कंप्लीट किया था उसका नाम था इसहाक पाशा और उसी के नाम पे अब ये कैसल है। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है मेन कोर्ट यार्ड या एंट्रेंस कैसल की, और इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे मॉस्क है और फिर एक सेक्शन बना हुआ है हरम। तो अभी जाके उनको एक्सप्लोर करते हैं। मॉस्क के बिल्कुल साथ है कब्र है या कब्रिस्तान है। उस कब्र में कहते हैं कि किसी को कंफर्म नहीं है कि किसकी कब्र है, लेकिन उसकी जो डेट्स हैं वो इसहाक पाशा की डेथ से मिलती जुलती हैं। तो कहते हैं कि इसहाक पाशा ही यहाँ पे दफनाए गए थे। कैसल के अंदर ही एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत सी मॉस्क है और इसकी जो डोम आप बाहर देखते हैं जो रेड कलर की डोम है वो एक्चुअली मॉस्क की डोम है और किसी जगह पे कैसल में कोई इस तरह की डोम नहीं है। और यहाँ पे इतनी ठंड है, बंदा सुकून में आ जाता है। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, ये नेचुरली इस तरह बनाई गई है कि यहाँ पे कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। और इसकी कुछ चीज़ मैंने बाहर पढ़ी थी कि हीटिंग और कूलिंग सिस्टम का इन्होंने जो निज़ाम यूज़ किया था उस दौर में, वो मैं आपको बाहर जाके चेक करके बताता हूँ अगर मैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले सकता हुआ तो। कैसल के सेक्शन को कहते हैं हरम, जो कि मेन रहने के लिए यूज़ होता था। यहाँ पे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और इस तरह की चीज़ें। कुछ जगहों पे अभी भी जिस तरह उन्होंने खूबसूरत वॉल के ऊपर पेंटिंग्स या कार्विंग्स वगैरह की थी, अरेबिक में कैलीग्राफी की थी, वो नज़र आती हैं। बाकी जगहों पर नहीं है क्योंकि कैसल काफ़ी बार गिरा है, उसको दोबारा प्रिजर्व किया गया है। लेकिन एक चीज़ मुझे देखने का शौक़ था क्योंकि यहाँ पे उसने बनाया था एक स्टैचू जिसमें था ह्यूमन, लायन और ईगल। ह्यूमन भी खुद था लीडर और लाइन का मतलब था कि उसके पास कितनी पावर है, और ईगल था कि कितनी सुप्रीम, कितनी बड़ी सल्तनत है उसकी। स्टैचू अभी नहीं रहा या मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैंने पूछा तो कहते हैं कि नहीं है यहाँ पे, तो लगता है कि वो भी गिर गया है। खैर अभी हम चलते हैं बाहर और अपना जो है राइड कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। ये यहाँ का जो मेरा टूर था वो ख़त्म हुआ। इसहाक पाशा कैसल से हम लोग निकल आए हैं और मेरा जो अगला स्टॉप होगा वो होगा यहाँ की जो मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस है, जिसे समझा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की पॉसिबल लोकेशन है। काफ़ी हिस्टोरियन इस चीज़ से एग्री नहीं करते क्योंकि आज तक हिस्टोरियंस को एक्चुअल जगह नहीं मिली। आला हिसाब किताब लगाया हुआ है इस बाइक वाले ने। आई थिंक इसके पास भी कुछ 70 टाइप ही लग रही है मुझे, उससे बड़ी तो मुश्किल है। चलो अब इसे क्रॉस करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये देखने का रास्ता ठीक है। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था तो मैं नेविगेशन पे नहीं लगाया, लेकिन बेहतर है कि मैं चेक कर लूँ कि इंटरनेट अगर चल रहा है तो नेविगेशन पे लगा दें क्योंकि गलत रास्ते पे ना चले जाएं, टाइम वेस्ट होगा फजूल में। तो हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच गए। नेविगेशन बता रही है 700 मीटर और। तो यहाँ से राइट होना है कि लेफ्ट? राइट ही जाना है। और आगे से हमने लेफ़्ट होना है। तो मेरे ख्याल में
जो अच्छी वाली रोड है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। और एक्चुअली ये वाला जो राइट साइड पे मेरे पार्क है इसे कहते हैं नोवा आर्क नेशनल पार्क। और अभी जाके देखते हैं कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, अगर हम जा सकते हुए वहाँ पे तो। आई थिंक एज सच कोई यहाँ पे है नहीं, सिवाय ये सामने लिखा हुआ है नोन गिमीजी। आई थिंक ये वही जगह है। तो हम भी जाके यहाँ पे पार्क करते हैं, ऊपर रोड से हटते हैं ताकि हम रोड ब्लॉक ना करें किसी की। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ कि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ। तो अगर कोई गलती हो या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो तो माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को कहा था कि वो लोग उन्हें फॉलो करें, लेकिन उन्होंने फॉलो करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि वो एक ऐसी कश्ती तैयार करें जिसका साइज़ और इस तरह वो उन्होंने सब स्पेक्स वगैरह दी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वो कश्ती बनाई और कहा कि इसमें कुछ फॉलोअर्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं और साथ में हर जानवरों की स्पीसीज़ आप अपने साथ लें और कश्ती में बैठ जाएं। उसी दौरान 40 दिन तक इतनी बारिशें हुई कि हर तरफ फ्लड आया और उसी फ्लड से कश्ती जो है वो चलना शुरू हुई। और कहते हैं कि वो बोट जो या तो इस एरिए से गुज़र के गई है या यहाँ पे लैंड हुई है, क्योंकि शेप ऐसी है। जो दो विलेज हैं उजुंगली और तरसिचक, ये दो विलेज हैं, इनके दरमियान में ये एरिया है। तो इसकी शेप जो है उससे मिलती जुलती है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं, कुछ कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, या माउंट जूडी जो है वो इराक और सीरिया के बॉर्डर पे भी हो सकती है। अब अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है और स्पेशली 1985 से तो और ज़्यादा जो है इस चीज़ पे लगे हुए हैं। अतातुर्क यूनिवर्सिटी इस्तांबुल वाले जो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो यही है। अभी हम लोग अपना सफ़र करते हैं ईरान के बॉर्डर की तरफ। ये है जो शेप, मैं उसके बिल्कुल साथ साथ गुज़र रहा हूँ और अभी मेरे दिल की लिटरली धड़कनें जो है ना वो बहुत तेज़ हो गई हैं। दुआएं मांग रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि इंटर होने दें। इतनी खुशी मुझे कभी किसी बॉर्डर क्रॉसिंग पे नहीं हुई होगी। तो हम लोग आ गए हैं जी बॉर्डर पे और इसके बॉर्डर का नाम है गुरबलाक रुक कापीसी। लेट्स सी कि यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, अल्लाह खैर ही करे। Assalamu alaikum. İran'a alıyorlar mı bunları? İranlı mısın? Yeah, Where are you from? I'm from Pakistan. Alabilirler. Tamam git. तशक्कुर। अच्छा, मैं वैसे इनको कह देता हूँ पाकिस्तान, और जब वो मेरा पासपोर्ट मांगेंगे तो वो दूसरा जर्मन है। अच्छा जी, ऑटोमोबाइल वाली यही है। पहला इफ्तिताह तो हमारा ठीक हुआ, लेकिन आई थिंक मेन मसला जो है ना वो ईरान की तरफ होगा। तो अभी आप सबकी दुआएं और माँ की दुआएं, बाप की दुआएं, वो सब काम आएंगी यहाँ पे। अच्छा जी, वो आगे सामने ईरान का आ गया और वो तो आगे टोटल बंद है। मुझे लगता है मुझे अपना हेलमेट उतार के किसी से जाके पूछ के आना पड़ेगा। तो मैं आपको सारी स्टोरी जो है बाद में सुना दूंगा, क्योंकि हेलमेट पहन के बड़ा वो अनफ्रेंडली सा लगता है। मैं भी बॉर्डर क्रॉसिंग पे खड़ा हूँ और अनफॉर्चुनेटली ईरान वालों ने मुझे इंटर नहीं होने दिया। अब बॉर्डर वाले कहते हैं कि आप जाएं कॉन्सुलेट और वहाँ से वीज़ा लेके आएँ, हम आपको इंटर होने देंगे। अब मसला ये है कि जो नेक्स्ट इनके कॉन्सुलेट है वो है एर्ज़ुरम में, जो है यहाँ से 350 किलोमीटर। अब दिल मेरा ये कर रहा है कि मैं आज बजाय यहाँ पे रहने की मैं कोशिश करता हूँ एर्ज़ुरम पहुँचने की, जो कि 350 किलोमीटर दूर है। हो सकता है कि मुझे वो वीज़ा कल इशू कर दें मंडे के दिन। अगर वो वीज़ा नहीं इशू करते तो मुझे 600 किलोमीटर की वो फटीक पड़ेगी, लेकिन अगर वो कर देते हैं तो कल मैं सुबह दोबारा इधर राइड करके आ सकता हूँ और कोशिश करूँगा कि इंटर हो जाऊँ।
अब ये नहीं पता कि वो कितना टाइम लेते हैं, क्योंकि उस पर टाइम लगेगा। हो सकता है वो एक दिन में इशू कर दें, हो सकता है वो कहें कि आपको जो है वो 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। अभी मैंने कॉल करने की कोशिश की, क्योंकि संडे के दिन है तो कॉल को बंदा पिक नहीं करेगा। तो मैंने फाइनली जो है ना, इस चीज़ पे मेरा दिल मान रहा है कि मैं अर्जुरम में जाके एक ट्राई ज़रूर करूं। हो सकता है अगर कुछ पैसे दे के कि मैं जो उसको क्या कहते हैं फ़ास्ट प्रोसेस करा सकता हूं। फिर कभी होता है कि आप एक्स्ट्रा पैसे दें तो आपका फ़ास्ट प्रोसेस कर देते हैं। अगर तो वो कर देंगे तो अच्छा, उनको मैं ये कहानी सुना सकता हूँ कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर आया हूँ, तो आप मेहरबानी करके दे दें। तो लेट्स सी, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वहाँ से वापस इस्तांबुल का रास्ता तो है ही, तो क्योंकि मेरा अदरवाइज़ मेरा प्लान है इराक़ के बॉर्डर की तरफ राइड करने का, क्योंकि उस एरिया में मैं राइड करके नहीं गया। तो ठीक है, फिर 300 किलोमीटर जो है ना एक तरफ इस तरह जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे अगर उन्होंने वीज़ा ना दिया तो चलते हैं। थोड़ा सा उदास हूँ और परेशान हूँ अंदर से, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा अगले 1-2 घंटे में थोड़ा सा चेयर अप होने की। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, उस साइड पे भी नहीं आती थी कि चलो बंदा उसको कन्विंस कर सकता। अगर मुझे फ़ारसी आती तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं किसी न किसी तरह उनको कन्विंस कर ही लेता। तो चलते हैं मेरे ख्याल में अर्जुरम, वहाँ से वीज़े के लिए ट्राई करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको जो है ना अगली स्टोरी सारा सुनाता जाऊँगा इस एडवेंचर की। सो हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। ये आपके सामने जो देख रहे हैं ये है जी ईरान। इतना करीब है लेकिन इतना दूर। अब यहाँ से मुझे 350 किलोमीटर की राइड करके जाना पड़ेगा अर्जुरम, और वहाँ पे अपनी लक आजमानी पड़ेगी। लेट्स सी। और ये हम लोग तुर्की की पोस्ट को क्रॉस कर रहे हैं दोबारा से। कोई बंदा नहीं था और मेरे अलावा ट्रैवलर यहाँ से गुजरने वाला। अभी मैं आया हूँ सिटी में और मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे खाना खा के आगे निकलूँ। यहाँ पे मुझे एक रेस्टोरेंट नज़र आया, मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, तो मैं उसके लिए शॉर्टकट मारा है यहाँ से। ये खाना खा के और लंबी सी ब्रेक लेके मैं यहाँ से निकला हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके सोच रहा था कि मेरे पास अगला पॉसिबल स्टेप क्या है, क्योंकि ये तो बड़े आराम से कि मैं भाग के अर्जुरम चला जाऊँ और वहाँ से उनको कहूँ कि भाई मुझे वीज़ा दे दो, और अगर वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं तो फिर उसके बाद मेरे पास ऑप्शन कौन सी है जो कि मोस्ट लाइकली है। तो मैं ये सोच रहा था कि अब देख रहा था यहाँ के बैठ के फ़्लाइट्स और इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ के मेरे पास क्या ऑप्शन और हैं, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह डिसाइड करूँगा। क्योंकि अगर मैं अर्जुरम जाता हूँ या वहाँ से मैं फ़्लाइट लेके पाकिस्तान जाता हूँ, बाइक में यहाँ छोड़ के जाता हूँ, कहता हूँ चलो ठीक है 2-3 हफ़्ते के लिए मैं अब पाकिस्तान जाता हूँ और वहाँ से वापस आता हूँ, तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैंने क्या करना है। तो बाइक में किसके पास छोड़ के जाऊँ, तो मुझे उसके लिए भी कोई रिलायबल कॉन्टैक्ट चाहिए होगा किसी न किसी के थ्रू। लेकिन अभी हम सीधे जाते हैं अर्जुरम और नाइट हम इंशाल्लाह वहीं पे स्टे करेंगे। सुबह आराम से उठेंगे, कोई टेंशन नहीं है। टोटल डिस्टेंस जो है अभी नेविगेशन बता रही है 280 किलोमीटर के करीब है अभी, तो मुझे ऑलमोस्ट लग जाएंगे 4 घंटे के करीब। तो मैं और नहीं तो 8 साढ़े 8 के करीब पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये एक हाईवे का सफ़र है, कोई टेंशन नहीं है। और तकरीबन को घंटे 1.5 घंटे वो की राइड के बाद मैं कोई चेक करता हूँ ऑनलाइन, अगर कोई होटल शोटल अच्छा मिल गया तो वहीं पे जाके नाइट स्टे करेंगे। आज कोई कैंपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है बस। और सुबह जो है ना ईरान वालों के तरले पैरी पे आना है बस। Everybody's walking toward the dead road on a place in a foreign world. Tidal waves and broken like a starlet. I am drunk, but I'm made for her. I was made to fall in love with you. 250 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और अभी 100 किलोमीटर बस, सिर्फ 100 किलोमीटर रहता है। जो लास्ट वाला मेरे ख्याल में 150 किलोमीटर था वो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मुझे बार बार नींद आ रही थी। और अभी मैंने होटल जो है उसका एड्रेस वगैरह देख लिया। बुकिंग मैं नहीं कर रहा यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ जाके ऑलमोस्ट
पर्सन जो है ना आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो अभी वहाँ जाते हैं और इंशाल्लाह जो अगला 100 किलोमीटर है, अब मैंने चाय जो है ना अच्छी तरह पी ली है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा गुजरेगा। I was made to fall in love with you. I was made to fall in love with you. ये है जी अपना छोटा सा गरीब खाना। हमेशा की तरह मैंने रिवायत कायम रखते हुए आज भी 100 लीरा पे किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे जितने दिन में मैं तरक्की में रहूँगा 100 लीरा क्रॉस नहीं करना हमने। और आते ही जब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं तकरीबन 9:30 बजे के करीब यहाँ पहुँचा था और सबसे पहले जाके मैंने खाना खाया और खाने में मैंने चाक कबाब खाए, क्योंकि एर्ज़ुरम के मुझे सबसे अच्छे कबाब जो है ना ये लगते हैं। आज का मेरा दिन बहुत लेंथी रहा। मैंने सुबह तकरीबन 7 बजे स्टार्ट किया था, 5:45 बजे के करीब में उठाऊँ और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो 9:30 बज चुके थे और टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर किया है 450 किलोमीटर। तो बड़े अरसे के बाद मैंने 450 किलोमीटर कवर किया और मुझे उम्मीद थी कि ईरान वाले शायद इंटर होने थे, 30% चांस थे कि वो इंटर होने थे, 70% था कि वो वापस भेज देंगे। तो मेरी बदकिस्मती या उसे कह सकते हो सकता है इसी में मेरे लिए चाहिए। अब मैं कल इंशाल्लाह जाके यहाँ पे ईरान के कॉन्सुलेट जाके चेक करूँगा, अगर उन्होंने दे दिया तो ठीक है, ना दिया तो फिर कुछ और बताएंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, आपको मेरे चेहरे से नज़र आ रहा होगा, इसलिए आज के व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने बड़ी कोशिश की कि आप लोगों को इसहाक पाशा का कैसल दिखा सकूँ और हज़रत नूह इस्लाम की जहाँ पर बोट गुजरी थी या जहाँ पर उसकी लोकेशन एग्जैक्टली, तो वो पसंद आया होगा। और अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Everybody's walking toward the dead road on a place in a foreign world. Tidal waves and broken like a starlet.